आज की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। यूपी के महाभारत का सबसे अहम दौर खत्म हो चुका है। यूपी के मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो चुकी है। अब सारे देश की निगाहें यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं। नतीजे किस करवट बैठेंगे? क्या यूपी की जनता सीएम अखिलेश यादव को मौका देगी? क्या यूपी में मायावती की होगी वापसी? क्या बीजेपी का विकास का एजेंडा यूपी में जीत की चाबी बनेगा या फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी त्रिशंकु सरकार? चुनावी मैदान में उतरे नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। यूपी में क्या होगा? कोई मारेगा यूपी के महाभारत में बाजी? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 4 दिग्गज पत्रकार हैं और हम चर्चा करेंगे कि यूपी ने किसकी सरकार चुनी और यूपी में स्पष्ट बहुमत होगी या फिर त्रिशंकु सरकार। कि ये जो चुनाव होगा वो हमारे लिए बहुत अनुकूल होगा और हमें बहुत अच्छी जीत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यूपी में 7वें चरण की वोटिंग राजनीति को पलटने का मात्रा रखती है। तभी तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अखिलेश और राहुल गांधी, सभी ने आखिरी चरण के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से लेकर नेताओं के रोड शो ने बनारस की जनता को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन इन लोगों को कितना भाया ये अब ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। लोग आज सुबह से ही कतारों में वोट डालने के लिए जुट गए। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। केंद्रीय मंत्रियों समेत कई नेताओं ने वोट डाले। यूपी में इस बार सभी पार्टियां एक दूसरे पर हावी दिख रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग जहां एसपी कांग्रेस गठजोड़ को बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती के तौर पर देख रहा है, तो एक वर्ग का मानना है कि एसपी कांग्रेस का साथ जनता को बहुत पसंद नहीं आ रहा। कुछ राजनीतिक विश्लेषक बीएसपी को किंग मेकर के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ का अनुमान है कि कांटे की टक्कर और औसतन वोट से त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी और यूपी में स्पष्ट बहुमत होगा या फिर त्रिशंकु सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। तो हमारे साथ दिग्गज पत्रकार मौजूद हैं, उनका सबका तारुफ करवा देती हूँ मैं। संतोष भारतीय जी हैं, इधर मेरे साथ मेरे बगल में ही बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी, और साथ ही विनोद अग्निहोत्री जी। आप सभी का स्वागत है। और साथ ही मैं बता दूं कि जौनपुर से हमारे संवाददाता अशोक तिवारी और साथ ही वाराणसी से संजीव त्रिवेदी भी मौजूद हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। दिन में जब आपसे बात हो रही थी तो ये जो मतदान है ये एकदम कछुए की रफ्तार से चल रहा था। ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि 4 बजे तक 56% वोटिंग हो गई? अब ये फिगर कुछ बुरा नहीं है? सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तो उस समय मतदान केंद्रों पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो उस तरह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ काफी कम हो गई थी। लेकिन शाम के समय अचानक से मतदाता बाहर आए हैं और मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी आगे बढ़ गया है। जौनपुर में ये एक जगह एक मतदान केंद्र है, वहां पर मैं खड़ा हूं। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर मतदान करके बाहर आए। आप ये देख रहे हो कि आपको साइन दिखा रहे हैं, मतदान करके बाहर अभी थोड़ी देर पहले लोग आए हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ पर तमाम सारे मुद्दे इस बार साक्षी हावी रहे। जौनपुर में विकास का मुद्दा रहा, जातिवाद का मुद्दा रहा, डेवलपमेंट का मुद्दा रहा, बिजली एक बड़ा मुद्दा रहा। तो आप मुझे बताइए कि आपने किस मुद्दे के आधार पर वोट किया है? विकास के मुद्दे पर। क्या डेवलपमेंट हुआ जौनपुर का? लाइट मिली है हम लोगों को, लाइट मिली है और फिर नालियां वगैरह दुरुस्त हुए हैं और ढेर सारी चीजें जो उपलब्ध कराई गई हैं। मतलब डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट हुआ है। आप मुझे बताइए आपने किस मुद्दे के आधार पर मतदान किया है? राष्ट्र के मुद्दे पर मैंने मतदान किया है और विकास पर भी मतदान किया है। आप मुझे बताइए। देखिए, विकास हुआ है जी, और जौनपुर का नहीं बल्कि सारे देश में विकास हुआ है और बीजेपी ने विकास का कार्य बहुत ही अच्छा किया है। बिल्कुल। तो ये तमाम सारे लोग हैं साक्षी, आपने सुना, सबके अलग अलग मत हैं। कोई कह रहा है जौनपुर में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, किसी ने राष्ट्रीयता के मुद्दे पर वोट किया है, कोई नरेंद्र मोदी का नाम ले रहा है। तो इस तरह से मिलीजुली राय जौनपुर में आई है। सबसे खास बात यह है कि जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं साक्षी, जिसमें पिछले 2012 के विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हैं। संजीव, आपने कहा था ये शहर थोड़ा अलसाया हुआ रहता है, अचानक से क्या हुआ कि ये सुस्ती चुस्ती में बदल गई और उंगली पे निशान लेने के लिए सब लोग पहुंच गए? देखिए, ऐसा है कि शाम और आखिरी चरण में मतदान जब होने लगता है उस वक्त ये गति आती है और अपेक्षा ये की जा रही थी कि आखिर में संभवतः काशीवासी निकलेंगे बाहर और कुछ वैसा ही हुआ है।
और ये मतदान प्रतिशत अमूमन एवरेज वहां पहुंच जाएगा जहां पर फिलहाल हमेशा से बाकी के 6 चरणों में कुछ को छोड़ दे तो पहुंचा है। दरअसल यहाँ काशी में अमूमन ये सोचकर लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्ष मिलता है कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और भले ही आप उत्तर प्रदेश जीत जाए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जीतेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह है कि प्रधानमंत्री देश में अच्छा काम कर रहे हैं तो काशी में उनको समर्थन जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ मतदान का कम होना अपने आप में आश्चर्यजनक था, जो कि थोड़ा दिन चढ़ते ही बेहतर हो गया। जी संजीव, और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ दिग्गज पत्रकार सभी मौजूद है और हमारा आज बहस का मुद्दा यही है कि यूपी ने आखिर किसकी सरकार चुनी है। विनोद अग्निहोत्री जी, 2016 में एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। मुझे लगता है 2017 में अभी तक 2 दिन बाद से पहले तक सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि यूपी में सरकार आखिर बनेगी किसकी। देख, कटप्पा बाहुबली वाली बात तो प्रधानमंत्री जी ने वहाँ कही थी मुख्तार अंसारी के चुनाव क्षेत्र में, उन्होंने अपने उम्मीदवार को आगे करके। लेकिन 2017 का जो है ये चुनाव, मतलब मैं जब से उत्तर प्रदेश कवर कर रहा हूँ, ये पहला चुनाव मुझे ऐसा लग रहा है जिसमें एक ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं और हर आदमी भ्रमित है। अगर आप एक ही जिले के 4 लोगों से बात करिए तो 4 तरह की रिपोर्ट आती है, और आप अगर घूमिए अक्रॉस द स्टेट तो भी मतदाता जो है अलग अलग 4 आदमी बताएंगे कि एक पार्टी के लिए, दूसरे 4 दूसरे के लिए कहेंगे। तो ये स्थिति हो रही है। जैसे बिहार में जब मैं घूमा था तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि महागठबंधन आगे चल रहा है वहां पर, लेकिन यहाँ अलग अलग तरह की रिपोर्ट मिल रही है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी कॉमन है, बड़ी साफ है, जिनको समझना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस चुनाव में कोई ऐसा स्टेट लेवल पे ऐसा पैन यूपी इशू नहीं है जो गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पूरी करंट इसकी दौड़ रही हो कि एक मुद्दे पर कानून व्यवस्था एक मुद्दा बन सकता था, लेकिन वो नहीं बना। इसी तरह बिजली को बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उसका एक तरह से हिंदू मुस्लिम बिजली हो गई और ईद और दिवाली की बिजली हो गई, करंट वाला ज्यादा मुद्दा हो गया, बन पाया। और बार बार बदलते रहे। डेवलपमेंट से शुरू का विकास की बात हुई तो विकास मोदी जी और बीजेपी मोदी जी का चेहरा आगे करके विकास की बात करती थी, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने अखिलेश का चेहरा आगे कर दिया और विकास के तमाम आंकड़े दे दिए। बिल्कुल जैसे बिहार में नीतीश कुमार भी विकास के प्रतीक थे और मोदी जी भी विकास के प्रतीक थे। अब जनता को तय करना था कि उनको नीतीश का विकास पसंद है या मोदी जी का। यही यहाँ भी तय होना है कि अखिलेश का विकास पसंद है मॉडल या मोदी जी का। लेकिन विनोद शर्मा जी, क्या वाकई विकास के मुद्दे पर ही लोगों ने वोट किया होगा? क्योंकि जो मुद्दे ज्यादातर छाए रहे, एक मतदाता तो चलो विकास का नाम ले रहा है, लेकिन जितने राजनीतिक दल नजर आए वो कभी करंट, कसाब, स्कैम और ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, एक्रोनिम्स ले लेकर आ गए, शमशान, कब्रिस्तान। तो मुद्दे क्या वाकई रहे क्या? देखिए, कंफ्यूजन इसलिए भी है कि हम जो पत्रकार लोग हैं उन्होंने, मैं समझता हूँ, ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड रिपोर्टिंग नहीं की। हाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश एक प्रांत नहीं है, वो 4 प्रांत हैं। हाँ। वेस्टर्न यूपी है, सेंट्रल यूपी है, बुंदेलखंड है और ईस्टर्न यूपी है, और हर रीजन के अलग अलग मुद्दे हैं। वेस्टर्न यूपी में जो पिछले वर्षों में दंगे हुए उनका एक इम्पैक्ट था, डिमोनेटाइजेशन एक बड़ा इम्पैक्ट था, और किसानों के मुद्दे खासकर जाटों से जुड़े हुए। उसी तरह से जो आपकी जो पोटैटो बेल्ट है उसमें एक ऐसा इलाका आता है जो कि यादव परिवार का गढ़ माना जाता है। वहां पर भी लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, पिता बाप बेटे की जो मनमुटाव था उसको लेकर। और फिर बुंदेलखंड में सही अगर कोई विकास का ही मुद्दा है तो बुंदेलखंड में 0 डिस्ट्रिक्ट कितनी है वहां पर, वो एक 0 डिस्ट्रिक्ट एरिया है। और जो ईस्टर्न यूपी है वहां पर और जगह भी ये था प्रभाव इस बात का, लेकिन ईस्टर्न यूपी में जात ज्यादा प्रमुख थी, और जात के साथ साथ हिंदुत्व का भी वहां पैंट था, क्योंकि बनारस वहां बसता है। और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा जो कंफ्यूजन किया कि भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ाकरण तो संपूर्ण हो चुका है। अगर उनके आप पदाधिकारी देख लें या उनके चीफ मिनिस्टर्स देख लें, एक को छोड़ के कोई ब्राह्मण नहीं है, और सिर्फ उत्तरांचल में एक ब्राह्मण उनका स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट है, तो उसका पिछड़ाकरण तो पूरा हो चुका है। लेकिन ईस्टर्न यूपी में जाके और उससे पहले 2 चरणों में उसने हिंदुत्व कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो जो जात पात की पार्टी थी जिसने की एक सोशल इंजीनियरिंग करने की चेष्टा की थी, वो आखिर में हिंदुत्व पे उतर आई। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि उनका जो जात पात का कार्ड था वो शायद नहीं चल रहा था या पर्याप्त रूप से नहीं चल रहा था। उसी तरह से जो मायावती हैं, मायावती के बारे में ज्यादा हमारे मीडिया में कोई आकलन नहीं हुआ है।
और मेरी अपनी जाती राय है, मैं तमाम जगह नहीं गया हूं उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरा ये मानना है, और एक इंटेलिजेंट गेस मान लीजिए, इसमें कोई सिफोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, इंटेलिजेंट गेस ये है कि जितना मायावती का वोट की आंकड़ा बढ़ेगा उतना गठबंधन का कम होगा, या जितना गठबंधन का बढ़ेगा उतना मायावती का कम होगा। यानी दोनों का समझिए? आपस में ही ये आपस में रिलेटेड है, बीजेपी को कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर है उस हिसाब से अगर पिछले बार के मुकाबले इस बार अगर उसका कुछ कम भी हो जाता है तो शायद बीजेपी को देखिए, उतना असर पिछली नहीं बार पड़ता। से बिल्कुल कंफ्यूज मत करें इसको। देखिए 2014 का जो इलेक्शन था उसमें तमाम सोशल ग्रुप्स ने लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था। उसमें यादव भी थे, उसमें दलित भी थे, और बहुत ही मार्जिनली मुस्लिम भी थे उसमें, लेकिन उसमें अक्रॉस द बोर्ड प्रधानमंत्री को सपोर्ट थी। लेकिन अब स्वयं जिस तरह के कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतारे और जिस तरह का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, उससे साफ वाजे है कि जो प्रदेश में सरकार होती है उसमें रीजनल पार्टी जो हैं उनका भारी रहता है। विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे हैं असर पड़ेगा, क्यों? असर ये पड़ेगा, ये देखिए हमेशा होता है कि बसपा और सपा के वोट बटेंगे, ये थ्योरी 1993 के बाद से चल रही है। और हर चुनाव में बसपा और सपा अलग लड़े हैं, 93 के बाद 96 में भी लड़े, लेकिन उनकी सीटों की टैली लगभग आसपास ही रही। असर इसलिए पड़ता है बीजेपी को भी कि बीजेपी जो कोशिश करती है दलितों में सेंध लगाने की और अति पिछड़ों में सेंध लगाने की, बसपा का वहां भी एक बड़ा जनाधार है। जैसे जैसे बसपा आगे बढ़ती है तो अगर वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का मुस्लिम वोट में कहीं सेंध लगाएगी तो अति पिछड़ों पर जिन पे बीजेपी नजर डाले हुए है, कुशवाहा और सैनी और इस तरह की जो तमाम छोटी जातियां हैं या गैर जाटो दलित जो है उन पर जो नजर मार रहे उनको भी बीएसपी खींचती है, तो दुधारी तलवार की तरह काम करती है। संतोष भारतीय जी, हमारा ये बड़ा सवाल ये भी है कि इस बार स्पष्ट बहुमत होगा भी या फिर त्रिशंकु सरकार ही रहने वाली है, क्या आकलन आपका है? देखिए, ये तो या तो ईश्वर बता सकता है, जो बता सकते हैं कि बहुमत किसका होगा, लेकिन मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा साक्षी, कि इस चुनाव में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन और मायावती नहीं थी, एक चौथा पक्ष भी था जो अनदेखा था। वो चौथा पक्ष मीडिया का था। मीडिया की हृदय की इच्छा रही है इस पूरे चुनाव में कि या तो नरेंद्र मोदी की पार्टी जीते, और वो अगर नहीं जीते तो फिर गठबंधन जीत जाए। इसीलिए चाहे टेलीविजन, मतलब आप कह रहे हैं एक तरह से मायावती के खिलाफ ही सब कुछ रहा है। एग्जैक्टली, पूरे दो लोगों को जिताने में प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, कहीं पर भी मायावती को उनका जो हिस्सा था वो नहीं मिला, न छोटा न बड़ा। ये तो बात वो कहती भी है, ये आरोप लगाती भी संतोष जी, लेकिन दिक्कत ये भी तो है ना कि मायावती को अगर आप अप्रोच भी करना चाहते हैं वो आती नहीं है कहीं नहीं, पर। वो आप टेलीविजन पे आने की बात कर रही हैं, लेकिन जहां पर कुछ चैनल्स ने भीड़ दिखाई, वहां मैंने देखा साइमल्टेनियसली कि नरेंद्र मोदी की भीड़ मुझे कम दिखाई दी सभा की, और उसी समय जहां मायावती की भीड़ हो रही थी सभा में वो ज्यादा दिखाई दी। लेकिन एक बात बताइए, क्या भीड़ ही पैमाना है किसी का कितने वोट पड़ने वाले हैं उसको देखने के लिए? कार्यकर्ताओं की भी भीड़ होती है। नहीं, वो तो वोटर जरूरी नहीं है। जरूर होती है, लेकिन इसमें अगर बसों में आने वाले कार्यकर्ताओं से पैदल आने वाले कार्यकर्ता ज्यादा दिखाई दें तो उसका इंडिकेशन होता है। अच्छा। 4 तारीख को बनारस में नरेंद्र मोदी की रैली से अच्छी रैली अखिलेश यादव और राहुल गांधी की थी, लेकिन उससे भी बड़ी मीटिंग मायावती की हो रही थी, उसको कितने लोगों ने दिखाया? उसी बनारस में मैं था, वहां बनारस में। मेरा सिर्फ ये कहना है कि चौथा पक्ष मीडिया, और अगला जो मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूं, खासकर विनोद जी वगैरह से भी, कि मुझे ये लगा कि ये चुनाव सिर्फ 4 रीजन्स का नहीं है, ये 400 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग ढंग से चुनाव लड़ा गया है। हर विधानसभा के लोगों ने अपने यहाँ के मुद्दों को लेकर के, और उसमें जो तड़का मारा, चाहे वो यानी उन्होंने कब्रिस्तान, शमशान, करंट, कैराना, ये सब पे कुछ नहीं गौर किया, उन्होंने अपने मुद्दों को ही ध्यान में गौर किया। और मुझे लगता है जो रिजल्ट आएगा वो इसी को लेकर के आएगा, और ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी किसी को दिला सकता है, और बुरी तरह से जिसको फ्रैक्चर्ड विधानसभा कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिला सकता है। ये आपका आकलन है कि मतलब स्पष्ट बहुमत मिल जाए, मतलब जो है मिल भी सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे आज नितिन गडकरी ने भी कहा, एनीथिंग कैन हैपन इन क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें मतलब कोई भी श्योर नहीं है कि हो सकता है त्रिशंकु ही आ जाए, लेकिन इसमें नितिन गडकरी की एक इच्छा भी है जी। मैं माफी के साथ नितिन जी व्यंग के साथ कह रहा हूँ, आपकी दिल्ली इच्छा भी होगी कि हार जाएं ताकि दिल्ली में कुछ दूसरी तरह की हलचल हो, क्योंकि आपको तो यही कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, आप क्यों कह रहे हैं कि कोई भी जीतेगा? नहीं, इसके अंदर दूसरा आकलन ये भी हो सकता है ना कि अंदर से अब ये लोग भी समझ रहे हैं, जो शुरुआत से बोलते रहे कि 300+ मेजोरिटी मिलेगी, 300+ मिलेगी, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तभी तो आखिरी मोमेंट पे भी जो है पीएम ने कितनी ताकत झोंक दी, 3 दिन तक रहे वहां पे वाराणसी में कैबिनेट के साथ।
जी पूरी देखिए वो ताकत इतनी क्यों झोंकनी पड़ गई मेरे उनको? को तो- अगर वो 2014 से मोदी लहर चलती आ रही थी तो इतनी ताकत झोंकने की जरूरत नहीं, ये तो सच कहा है। और आज कोई मजाक में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई व्यक्ति हमारे मित्र हैं, वो बता रहे थे कि जिस तरह सोमनाथ पहुंच गए माननीय प्रधानमंत्री, अगर और थोड़ी देर वोटिंग चालू रही तो कहीं कैलाश पर्वत न पहुंचे। मैं कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी लैंग्वेज है जो कैंडिडेट्स की, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा आश्वासित नहीं करने वाली है। और इससे भी कई चीजें, हाँ हो सकता है कोई चीज उन्होंने पकड़ ली हो जो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन आज के दिन ये कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी रेकनिंग में नहीं है। जहां जहां हम गए भारतीय जनता पार्टी फाइट में थी। बिल्कुल थी। और ये बात भी सच है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ट्रैक्शन आज भी लोगों में है, लेकिन क्या उतना है? क्या वो वैसा ट्रैक्शन है जो 2014 में था, 3 साल जहां के पर वो अंदर अकेली अगर वो रेस का घोड़ा लहर- थे, बिल्कुल कि वो तो सिंगल हॉर्स रेस। एक चीज मैं भी जोड़ूंगा इसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में 3 चुनाव मैंने कवर किए, जहां से वो मणिनगर से लड़ते थे विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में। वो सिर्फ आखिरी दिन जाते थे और जनसंपर्क करते थे, बस जी। पब्लिक मीटिंग में नहीं करते, जनसंपर्क करते थे। लेकिन इस बार मतलब विधानसभा चुनावों में अपने- उनको अपनी इतनी सीट ताकत पर। झोंकने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी थी। सीट पर। लेकिन पूरा मणिनगर और गुजरात- बनारस का मुकाबला हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, नहीं, मणिनगर उन्होंने वाले तो कहा तो कि मैं अपना इसका मतलब कहीं ना गुजरात कहीं छोड़ के वो आया है, कोई प्रॉब्लम वो है। मैं बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम तो है। इसीलिए उनको जाकर 3 दिन कैंप करना पड़ा और लगभग घोषित अघोषित 4 रोड शो को करने पड़े, घोषित जिनको जनता दर्शन का नाम दिया गया और एक रोड शो और 4-5 मीटिंगें उन्होंने की। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो एक असली जो बात जिसको हम कह रहे हैं कि ये सीट दर सीट चुनाव जरूर हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी तभी मिलती है जब कोई एक अंडर करंट होता है, तब मेजॉरिटी मिलती है। और अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो ये बात साबित होगी सीट दर सीट हुआ है। लेकिन अगर किसी भी एक समूह को मेजॉरिटी मिलती है 200 से ऊपर क्रॉस, तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई अंडर करंट है। और जिसे इसका मतलब जिसे न पत्रकार समझ पाए, न हाँ, सोशल साइंस जिसके भी पक्ष में एनालिस्ट समझ कोई पाए, नहीं न- समझ पा रहा कोई है। नहीं जिससे भी समझ पा पूछो रहा। कहीं भी आप लोग भी कहीं जा रहे होंगे, कहीं पे भी किसी से मिल रहे होंगे, तो हर आदमी पहला सवाल आप लोगों को देखते हैं, अच्छा आप पत्रकार है तो सबसे पहला सवाल ये दूसरी बात पूछता ये होगा है, कि जी किसकी सरकार बन अगर रही है आप यूपी अगर में? आप अगर आप ऊपरी तौर पर देखें जी। तो आपको जब आप यहाँ गाजियाबाद से गाजीपुर तक जाके लौट के आए तो आपको हो सकता है ये लगे कि बीजेपी बहुत आगे चल रही है ऊपरी तौर पर, लेकिन जैसे आप माइक्रो लेवल पर नीचे उतरते हैं तो तस्वीर फिर फ्रैक्चर्ड होने लगती है। मतलब शहर गांव धीरे धीरे मतलब जितने किलोमीटर आगे जाते जा रहे हैं ना, पार्टीज ही बदलती जा रही है, अंदर भी सबने अलग अलग। हाँ, और जब आप सीट दर सीट बात करते हैं उसी जिले में किसी एक जिले में, अच्छा आप क्या किसकी लहर फलानी सीट पे क्या है, तो तस्वीर दूसरी होने लगती है। चलिए, तस्वीर जो दूसरी हो रही है वो क्यों हो रही है और क्या हो रही है, इस पर हमारी बहस जो है रहेगी जारी। बहस तो नहीं है, खैर चर्चा ही है जो कि चर्चा रहेगी जारी। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। 5 की पंचायत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दिग्गज पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, संतोष भारतीय जी, विनोद शर्मा जी, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आज का मुद्दा हमारा ये है कि यूपी ने आखिर किसकी सरकार चुनी है और क्या यूपी में स्पष्ट बहुमत आएगा या फिर त्रिशंकु सरकार रहेगी। राहुल जी, आपके आने से पहले संतोष जी बोल रहे थे कि स्पष्ट बहुमत भी आ सकता है, यू नेवर नो। आप सहमत हैं? देखिए, वो तो चुनाव के लिए हमेशा ये वाक्य कहा ही जा सकता है, तो फिर आकलन का क्या मतलब हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस बार बहुत स्पष्ट और बड़ा एक तरफ का जनमत जनादेश वहां बहुत मुश्किल है। हार जीत का अंतर भी होगा तो बहुत कम सीटों के अंतर से होगा, क्योंकि कोई एक प्रदेश व्यापी लहर किसी एक पक्ष में नहीं दिख रही है। और जैसे यहां भी अभी चर्चा हो रही थी कि वहां पे आप पाते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में स्थिति बदल रही है और वहां पर मतलब मोदी एक फैक्टर जरूर है, लेकिन अखिलेश भी राहुल जी, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। सैफुल्लाह जिस आतंकी को मार गिराया है पुलिस ने, उसको लेकर यूपी पुलिस की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वेलकम बैक। 5 की पंचायत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दिग्गज पत्रकार यहाँ पर मौजूद है, संतोष भारतीय जी, विनोद शर्मा जी, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आज का मुद्दा हमारा ये है कि यूपी ने आखिर किसकी सरकार चुनी है और क्या यूपी में स्पष्ट बहुमत आएगा या फिर त्रिशंकु सरकार रहेगी। राहुल जी, आपके आने से पहले संतोष जी बोल रहे थे कि स्पष्ट बहुमत भी आ सकता है, यू नेवर नो। आप सहमत हैं? देखिए, वो तो चुनाव के लिए हमेशा ये वाक्य कहा ही जा सकता है, तो फिर आकलन का क्या मतलब हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस बार बहुत स्पष्ट और बड़ा एक तरफ का जनमत जनादेश वहां बहुत मुश्किल है। हार जीत का अंतर भी होगा तो बहुत कम सीटों के अंतर से होगा, क्योंकि कोई एक
प्रदेश व्यापी लहर किसी एक पक्ष में नहीं दिख रही है। और जैसे यहाँ भी अभी चर्चा हो रही थी कि वहां पे आप पाते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में स्थिति बदल रही है और वहां पर मतलब मोदी एक फैक्टर जरूर है, लेकिन अखिलेश भी राहुल जी, इस बीच आपको रोकना चाहूंगी। सैफुल्लाह जिस आतंकी को मार गिराया है पुलिस ने, उसको लेकर यूपी पुलिस की इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।